ओके मैं म्यूट कर रहा हूं सबको यार। आधे लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कि अभी वो क्वेश्चन चल रहा होगा, इतने हम ज्वाइन करेंगे ना, इतने वो क्वेश्चन निकल जाएगा। पर तिवारी जी अभी तक वही क्वेश्चन है, आपने बड़ी लेट ज्वाइन करके सोचा हो। बट एनीवे लाओ मैं बता रहा हूँ कैसे रिडायरेक्ट करते हैं। तो व्हाट यू नीड टू डू, in order to redirect from one page to another page through TS5, you need to take the help of one class which is routing के लिए कौन सा नेम स्पेस लाइब्रेरी होती थी? राउटर है राउटर एंगुलर राउटर। इसके अंदर से वी नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द राउटर क्लास। ओके, और राउटर क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी। राउटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं? कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट वहीं पे ऐप हद हो गए, मैं माउस भी घुमा रहा हूँ, मैंने कहा कंस्ट्रक्टर बोल दो बोल दो। ऑब्जेक्ट करेक्ट क्या ही बोले आप। राउटर मैं थोड़ा पीछे चली गई थी वहां पे कहाँ पे दिस डॉट आरो। ओके तो आरो से ठीक है एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, दिस डॉट आरो। इसका एक मेथड होता है नेविगेट। ओके नेविगेट का सिंटैक्स क्या होता है? ठीक है एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि सिंटैक्स ऐसा नहीं है कि जैसे आपने उसमें यूज करते हो ASP.NET में कि डायरेक्ट पेज का नाम लिख दिया। तो सिंटैक्स ध्यान से। ओके पहले स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन यू नीड टू डिफाइन द राउट हियर। अब मैं लेट से कि मैं चाहता हूं मैं किस पेज पे रिडायरेक्ट करूं, मैं देख लेता हूं। लेट से मैं इस पे जाता हूं डिस्प्ले स्टूडेंट्स पे। ओके तो व्हाट आई विल डू हियर, आई विल रिडायरेक्ट आफ्टर दिस लॉगिन पेज पे DS वाले राउट पे। DS नहीं यहाँ नहीं, यहाँ पे इसमें DS। देख लेते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर सही है तो। ओह वाह वेरी गुड, कितना फास्ट नहीं। और टोकन भी सेव हो गया। ये तो ये दिस इज हाउ यू विल रिडायरेक्ट, दिस इज हाउ यू विल सेव द वैल्यूज ऑफ द टोकन। अब एक क्वेश्चन उठता है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आफ्टर लॉगिन, लाइक वंस यू विल लॉगिन यू विल गेट द टोकन। अब लॉगिन के बाद आपको एप्लीकेशन लेट से ठीक है, मतलब काफी बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें आप डेटाबेस से मतलब सिंक्रोनसली बहुत बार डेटा लेके आओगे, बहुत बार वेब एपीआई हिट करो। तो जब भी आप वेब एपीआई को हिट करोगे, ठीक है अभी तो मेरे पास ऐसी कुछ है नहीं वेब एपीआई जो मैंने डिप्लॉय की होगी टोकन के बेस पे डेटा दे रही हो। लेट्स से ये वाला ही डेटा होता जो आपको टोकन बेस पे आ रहा होता, अभी तो डायरेक्ट आ रहा है। तो यूजली जब वेब एपीआई बनाओगे वो तब तक आपको डेटा नहीं देगी जब तक जो टोकन आपके पास है वो टोकन उसको भेजोगे। तो आइडियली हमें क्या करना होता है कि लॉगिन के बाद जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनमें हमें यहाँ पे टोकन अपेंड करना पड़ता है हर एक रिक्वेस्ट। अगर आप 200 वेब एपीआई बनाओगे, 500 वेब एपीआई बनाओगे, मतलब 500 वेब एपीआई कॉल हैं लॉगिन के बाद में, तो हर एक वेब एपीआई में यू नीड टू अपेंड योर टोकन, देन ओनली योर वेब एपीआई विल रिटर्न द डेटा। आइडियली होना भी ऐसे चाहिए। ऐसे कैसे वेब एपीआई डेटा देगी किसी को जब तक आप टोकन अपेंड नहीं करोगे, क्योंकि टोकन का मतलब ही यही था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, कल को वेब एपीआई इस टोकन को मैंने लोकल स्टोरेज की जगह कहीं और सेव करना स्टार्ट कर दिया, तो 200 सर्विसेज के अंदर मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट? हेलो। यस सर। तो थैंक यू यस सर बोलने के लिए, क्योंकि आवाज ही नहीं जा रही है। okay, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी चीजें क्यों अपेंड करें यार? क्या कोई बेटर सॉल्यूशन है? यस वी हैव ए बेटर सॉल्यूशन इन एंगुलर, दैट इज कॉल्ड द HTTP इंटरसेप्ट। देखो जब जरूरत पड़ेगी तभी लेके आएंगे टॉपिक हम। HTTP इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर का हिंदी मीनिंग क्या होता है?
ऑल्दो मैं मान के नहीं चलता हूँ कि आप लोग को हिंदी आती होगी, नहीं फिर भी पूछ रहे हैं। हम बताते हैं रुकावट। क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले, पहले आप इंटरसेप्टर उसका हिंदी मीनिंग खोजोगे, हमें हिंदी मीडियम वाले हमें पहले रुकावट पती थी, फिर उसके बाद हमने उसका इंग्लिश मीनिंग खोजा है, तब हमें पता लगा अच्छा इंटरसेप्ट होता है। ओके, तो इंटरसेप्टर कहने का मतलब रुकावट। तो मतलब क्या है एचटीटीपी इंटरसेप्टर का? एचटीटीपी इंटरसेप्टर को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कभी एक्सप्रेसवे पे गए हो? हाँ। वेरी गुड, बस फिर हम समझा देंगे आपको, फिर आपको एचटीटीपी इंटरसेप्टर आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। जब भी एक्सप्रेसवे पे जाओगे ना, आपको एचटीटीपी इंटरसेप्टर जरूर याद है। ओके, लेट्स से यू वांट टू गो फ्रॉम दिल्ली टू, ठीक है, लेट्स से आगरा, चलो ताजमहल घुमाते हैं। ओके ओके, फिर इसकी जगह है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज योर एप्लीकेशन एंड दिस इज योर वेब एपीआई। बिल्कुल सेम वेब एपीआई, ठीक है, इज इक्वल टू आगरा। ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसे ये पढ़ के समझ में नहीं आता इसकी डेफिनेशन, पढ़ के तो अजीब सी रहती है, और ये कौन सी चीज आ गई, क्या पढ़ ली हमने। ये बस समझाने के लिए हमने ऐसे ऐसे ये दिल्ली आगरा वाले एग्जाम्पल लिए हुए हैं। तो जब आप निकलते हो दिल्ली से आगरा, तो आप घर से निकलते हो गाड़ी लेके, अरे वेरी गुड, चलो घूम के आते हैं। थोड़ी देर में ही ना आपको यहाँ रोक लेते हैं वो टोल टैक्स वाले, कह रहे बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, वो आता है ना टोल टैक्स। हाँ। तो लेट से पहला टोल टैक्स यहाँ आया फर्स्ट। अब उस टोल टैक्स में आपको क्या देते हैं, एक वो स्लिप देते हैं। ओके, फिर आपकी जो जो सामान लेके जा रहे थे, अब उस सामान के साथ साथ प्लस आपकी स्लिप भी इकट्ठी होके गई आपके साथ, आगे ट्रेवल किया उस स्लिप ने भी, फिर दूसरा टोल टैक्स आता है। ओके, अब अगर आपने पहली बार स्लिप ले लिए तो वही स्लिप पास हो जाएगी। हो सकता है आपने पहले इकट्ठी नहीं, हम तो यहीं तक जाएंगे मथुरा तक, ऐसे आपने गोली दी, हम मथुरा से आप आगे निकल रहे हो आगरा, तो दूसरा टोल टैक्स आएगा, देन यू विल पे समथिंग, ये आपको कुछ और अमाउंट पे करो, तो फिर से आप अमाउंट पे करते हो। तो प्लस यहां से जो आप रिक्वेस्ट लेके चले थे उसमें आपने कुछ एडिशन किया, प्लस दूसरा आपने दूसरा टोल टैक्स है उसमें कुछ एडिशन हुआ, तब जाके आप फाइनली आगरा तक पहुंचे। ऐसे ही होता है। करेक्ट। सेम कॉन्सेप्ट, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट वी हैव ऑफ द एचटीटीपी इंटरसेप्टर। कभी भी आपकी एप्लीकेशन से वेब एपीआई को कोई भी रिक्वेस्ट रेज होगी, रेज करते हो आप, एचटीटीपी गेट, एचटीटीपी पोस्ट, ये सारे रिक्वेस्ट जो हम रेज कर रहे हैं, कभी भी यहां से रिक्वेस्ट जाएगी वेब एपीआई को, और अगर आपने एचटीटीपी इंटरसेप्टर लिखा हुआ है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपकी रिक्वेस्ट को एचटीटीपी इंटरसेप्टर रोकेगा। बोले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, बोला वेब एपीआई के, बोला रुको, थांबा थांबा, ऐसे नहीं जाना है, मेरे पास से होके जाओ, ठीक है। तो एचटीटीपी इंटरसेप्टर उस रिक्वेस्ट के अंदर उसको रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, अगर चाहो तो उसमें कुछ अपेंड कर सकता है। ओके, और तब जाके वो रिक्वेस्ट आपकी वेब एपीआई के पास जाएगी। जैसे मल्टीपल टोल टैक्स हो सकते हैं, उसी तरीके से मल्टीपल एचटीटीपी इंटरसेप्टर्स भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट है अभी कि फॉर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट वी नीड टू अपेंड द टोकन, करेक्ट। तो we need to append the token in each and every request after login. So rather than appending that token in each and every request, what I will do, I will write in HTTP interceptor। यार मैं एक जगह यहाँ पे अपेंड कर दूं ना, मुझे पता है सारी वेब एपीआई यहीं से होके जाएंगी, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसमें बस टोकन अपेंड कर दूंगा, आगे चल। मेक सेंस? यस सर। बस आ गया समझ में। तो एचटीटीपी इंटरसेप्टर एचटीटीपी रिक्वेस्ट को रोकता है, इंटरसेप्टर में रुकावट, और तब जाके आपको आगे भेजता है। ये जो इंटरसेप्टर्स है वो हम सारा वेब सर्वर साइड लगा रहे हैं ना, सो दैट एनी विल बेसिकली एंगुलर में लिखेंगे सर्वर साइड, क्लाइंट साइड। हम कह रहे हैं मेरी क्लाइंट एप्लीकेशन साइड। से हाँ। कोई भी रिक्वेस्ट स्टेज होगी वेब एपीआई की, तो अगर मेरी एप्लीकेशन में एचटीटीपी इंटरसेप्टर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट दैट रिक्वेस्ट विल बी, ठीक है, मतलब दैट रिक्वेस्ट विल बी
modified by the HTTP interceptor. If you have HTTP interceptor in your project, अगर ये आप देखो इंटरसेप्टर से मैं अभी है नहीं, हमारी एप्लीकेशन में हमने कोई HTTP इंटरसेप्टर नहीं लिखा, तो जैसे ही आप गेट करते हो तो सीधी आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के पास चला जाता है। अभी क्या है, ये हाईवे जो है वो मेरठ एक्सप्रेस वे है, कोई टोल नहीं है, बस यहां से गाड़ी उठाते हैं सीधा 40 मिनट में मेरठ। ओके, बट अब आपने इंटरसेप्टर लगा दिए, अब ये बन गया आगरे वाला, तो भैया आपके टोल टैक्स है बीच में। सिमिलरली अगर आपने HTTP इंटरसेप्टर है, अगर बीच में टोल टैक्स है तो आपको रुक के जाना पड़ेगा, आप ऐसे क्रॉस करके नहीं जा सकते। हाँ, पहले क्वेश्चंस फिर हम लिखेंगे HTTP इंटरसेप्टर। नहीं मतलब जैसे अभी आपने जो टोल टैक्स का एग्जांपल दिया, मतलब हमें क्या आगरा जाना है, आगरा विल बी अज्यूमिंग, मतलब हम उससे आगरा को सर्वर अज्यूम करें या फिर वेब एपीआई, मुझे वेब हाँ, एपीआई, वेब एपीआई भी तो सर्वर पे ही है ना। हाँ वेब एपीआई सर्वर पे है। ओके हाँ बिल्कुल, यहाँ पे, लेकिन ये जो कॉल है इतनी चीज, ये मैं क्लाइंट साइड कह रहा हाँ हूँ, इतना पार्ट। हाँ, क्लाइंट से तो हमें इंटरसेप्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, क्योंकि आपको टोकन हर एक रिक्वेस्ट में अपेंड करना है। अच्छा, तो हम बस टोकन क्रिएट कर रहे हैं कि अभी टोकन तो सर्वर को क्रिएट हो तक गया, पहुंचने के लिए। टोकन तो क्रिएट हाँ हो गया, अब उस टोकन को हर एक रिक्वेस्ट में आपको सर्वर को भेजना है। तो देखो दो तरीके, मैंने वही बोला ना, या तो हर एक रिक्वेस्ट में यहाँ पे करो, आप यहाँ पे जितनी भी वेब एपीआई बन रही है यहाँ पे अपेंड करो। दूसरा है कि एक इंटरसेप्टर लिख देना, क्योंकि जितनी भी वेब एपीआई रिक्वेस्ट है वो इसी के थ्रू होके जाएंगी, और यहाँ पे हम केवल एक एक लाइन का कोड लिखेंगे और हर एक रिक्वेस्ट में टोकन ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा। हम्म क्लियर? हम्म अभी वेब लेकिन एपीआई मल्टीपल मल्टीपल इंटरसेप्टर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि देखिए हम लोग जब कह रहे हैं कि हम अपेंड कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो जैसे इंटरसेप्टर 1 में हमने अपेंड कर दिया, फिर 2 में मतलब जरूरत क्या है कि 1 वाला ही 2 में होगा? देखो आइडियली आइडियली वी डोंट हैव एनी जरूरत, बट इन्होंने एक ऑप्शन दिया, ऑप्शन में बताता हूँ क्यों दिया, कि यार एक आप है ना अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इंटरसेप्टर लिख दो कि प्रोजेक्ट थोड़ा सा है ना मेंटेन रहेगा। मतलब एक रिक्वेस्ट आप एक इंटरसेप्टर बना लो जिसमें केवल आप टोकन को अपेंड कर रहे हो। लेट्स से आपकी दूसरी कोई जरूरत है कि आप जो रिक्वेस्ट जा रही है उस रिक्वेस्ट के अंदर कुछ और अपेंड करके भेजना चाहते हो, या उसको इनक्रिप्ट करके भेजना चाहते हो, या XYZ कुछ भी चीज करना चाहते हो, तो उसके लिए बोला दूसरा इंटरसेप्टर बना लो, इसका नाम टोकन इंटरसेप्टर रख देंगे, उसका इनक्रिप्ट इंटरसेप्टर रख देंगे। तो अलग अलग नीड के लिए अगर वेब एपीआई में मतलब वेब एपीआई की रिक्वेस्ट में आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, तो जो जो मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए आप अलग अलग भी बना सकते हो, एक इंटरसेप्टर में भी सारा काम कर सकते हो। करेक्ट? ओके तो आपकी मर्जी है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम 99.999% यू विल क्रिएट ओनली वन इंटरसेप्टर, बट ठीक है, ये नहीं कि वन है तो केवल वन ही क्रिएट कर सकते हैं, उन्होंने तरीका दिया है कि यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ इंटरसेप्टर। तो जिस ऑर्डर में आप इंटरसेप्टर को अपने, ठीक है, ऐप मॉड्यूल में रजिस्टर करोगे, उस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो। और सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मतलब हमने जैसे इंटरसेप्टर 1 और 2 बनाया, बट हम चाहते हैं कि मेरी हर एपीआई 1 2 में ना जाए, कुछ 1 में जाए कुछ 2 में जाए। नहीं देखो ऐसा नहीं होगा, आपका अगर इंटरसेप्टर है तो हर एक में जाएगा, लेकिन इंटरसेप्टर के अंदर फिर आप कस्टम लॉजिक लिख सकते हो कि अगर रिक्वेस्ट मेरी लॉगिन पेज से आ रही है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो, अगर दूसरे उससे आ रही है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो। दैट ठीक राइट, है, ठीक है यू सर, नीड टू राइट योर ठीक है, लॉजिक अकॉर्डिंग टू दैट, बट एचटीटीपी राइट, इंटरसेप्टर लिख दिया तो कॉल होगा। राइट सर। अब टोल टैक्स अगर आपका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज जा रहा है तो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है, करे कि इफ जज इज पासिंग, मतलब इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना सही से, तो भैया नहीं लगेगा टोल टैक्स। हाँ, लेकिन अगर हम जा रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मैच हो रहा है एग्जाम्पल टोल टैक्स से नहीं। हाँ हाँ करेक्ट बस, हो रहा है सर। अब बस, अब आपको देखो एक लाइन की डेफिनेशन, इतनी बड़ी डेफिनेशन है ना, ये केवल कहने को है, ठीक है, काम छोटा सा है। एचटीटीपी इंटरसेप्टर इज ए सर्विस, एंगुलर की भाषा में बोलता हूं मैं, जो डेफिनेशन आपको नेट पे मिलेगी, ये नहीं मिलेगा टोल टैक्स वाला। एचटीटीपी इंटरसेप्टर इज ए एंगुलर सर्विस, और इस लाइन से बहुत सारी चीज बोल देता है एंगुलर, बस समझने की बात है। अगर वो कोई बोल रहा है आपको एचटीटीपी इंटरसेप्टर इज ए एंगुलर सर्विस, तो इसका मतलब यू नीड टू राइट, जब आप एचटीटीपी इंटरसेप्टर लिखोगे तो उसमें इंजेक्टेबल डेकोरेटर लगेगा। करेक्ट? नहीं?
एंगुलर सर्विस बोल दिया, एंगुलर सर्विस मतलब इंजेक्टेबल। हेलो हेलो हाँ हेलो, हेलो, करेक्ट, इंजेक्टेबल हो गया हमारा सर्विस। इंजेक्टेबल हो गया। अब मैं इस हाँ। डेफिनेशन को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ। HTTP इंटरसेप्टर इज ए स्पेशल एंगुलर सर्विस। स्पेशल मतलब स्पेशल मसाला डोसा, मतलब कुछ तो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है वो हम आपको बताते हैं। नॉर्मल जो आप एंगुलर सर्विस बनाते हो, जैसे हमने बनाई ये अकाउंट सर्विस, ये आपकी मतलब जो भी सर्विस बनाई थी, कंट्री सर्विस, व्हाटएवर, इन सर्विस को आप खुद से रजिस्टर करते हो और जहां जहां पे जरूरत होती है आप उनको वहां पे ऑब्जेक्ट बना के उनके मेथड कॉल करते हो। एग्री? करेक्ट। अनुशील सर, पारुल मैम, सुन पा रहे हो? जी सर। इतने यार, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके पढ़ा रहे हो, सो मत यार, अभी टाइम है। मुझे पता है कल मंडे है, नहीं सॉरी सर। सब लोग बहुत दुखी हैं, पर इट्स ओके। ओके, हम भी दुखी हैं उनमें से। तो आपका HTTP इंटरसेप्टर इज स्पेशल सर्विस। स्पेशल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सर्विस होती है इसको आप कॉल नहीं करते, इसको एंगुलर अपने आप कॉल करता है। अगर आपके एप्लीकेशन में इंटरसेप्टर है तो यू डोंट नीड टू कॉल दिस। एंगुलर को अपने आप पता लग जाएगा, अच्छा बेटा इट्स एन इंटरसेप्टर, तो जब भी वेब एपीआई रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कॉल करके जाऊंगा। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सर्विस को जब तक आप ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड कॉल नहीं करोगे तो नहीं होगी वो, करेक्ट। ये अपने आप कॉल होगी जब जब कोई भी वेब एपीआई रिक्वेस्ट रेज होगी आपकी एप्लीकेशन से वेब एपीआई। फिर से सन्नाटा। अब तो स्पेशल का मतलब भी बता दिया मैंने। हाँ जी सर, सही है। सही, ठीक। थैंक यू यार, आपने रिप्लाई कर दिया, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाता। HTTP इंटरसेप्टर, ओके। अब लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन ये उठता है कि HTTP इंटरसेप्टर हम लिखेंगे कैसे अपनी एप्लीकेशन में। इन ऑर्डर टू राइट द HTTP इंटरसेप्टर आपको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, मैं लिख रहा हूं, मैं सर्विस वाले फोल्डर के अंदर ही डाल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया इसे सर्विस। तो मैं सर्विस के अंदर गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से, ठीक है, माई, ठीक है, माई करके लिख देता हूं, माई डॉट इंटर, या टोकन डॉट इंटरसेप्टर लिख देता हूं, टोकन डॉट इंटरसेप्टर डॉट टीएस। बस 5 मिनट का काम है, उसके बाद छुट्टी। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोग को। टोकन इंटरसेप्टर, ठीक है। और आपको पहले दिन बताया था एंगुलर में कुछ भी चीज लिखनी है तो आपको 3 ही चीज, और इससे सर्विस है, आपको पता ही है सर्विस कैसे लिखते हैं, एक्सपोर्ट क्लास टोकन इंटरसेप्टर, लेट्स से टोकन इंटरसेप्टर। जैसे सर्विस, सर्विस लिखने के लिए हम क्या करते हैं, Import injectable from बस Angular core इंजेक्टेबल, @injectable। ओके, इट्स अ सर्विस, दैट्स इट। लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल सर्विस हो गई, ये हमें इस सर्विस को एज ए HTTP इंटरसेप्टर काम कराना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा हमें। कुछ करना पड़ने की क्या है कि आपका जो ये सर्विस होती है जिसको आप HTTP इंटरसेप्टर की तरह यूज करोगे, इसके अंदर वी नीड टू इंपोर्ट ए इंटरफेस। ये एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी। इंटरफेस कहां पे होता है, ठीक है, HTTP से रिलेटेड सारी चीजें कहां रखी हुई हैं, Common HTTP। बिना आपको HTTP कहीं वर्ड आ गया एंगुलर के अंदर तो angular/common/HTTP। ओके, आपका जो इंटरफेस है उसका नाम क्या है, HTTP इंटरसेप्टर। देखो यहाँ पे दिखा रहा है इट्स एन इंटरफेस, यू नीड टू रिमेंबर दिस। इंटरफेस क्या होता है, इसके मेथड इंप्लीमेंट की होते हैं सर। आगे थोड़ा सा और बता दो, मतलब अच्छा बताया आपने। और उसके लिए मस्ट होता है कि हम उसके मेथड्स को कॉल करेंगे यहाँ पर एज एन उसको। मतलब इसके अंदर कुछ मेथड्स होंगे बेचारे, है ना, जिसकी जिसकी इंप्लीमेंटेशन हमें देनी पड़ेगी। तो कैसे, पहले इंप्लीमेंट कर लेते हैं और फिर HTTP इंटरसेप्टर को लिख देते हैं यहाँ पे।
अब इसके अंदर कौन सा मेथड है? इसके अंदर एक मेथड होता है, उसका नाम होता है इंटरसेप्ट, लेकिन उसके पैरामीटर्स भी होंगे कुछ, तो हमें तो याद नहीं पैरामीटर्स, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, गो टू डेफिनेशन, दिस इज एन इंटरफेस, ठीक है। मेथड क्या है? इंटरसेप्ट नाम का, एज इट इज कॉपी किया और अपने यहां पे इंप्लीमेंट कर दिया। बहुत सारी एरर है, अब एरर है तो सोल्व करनी पड़ेंगी। HTTP रिक्वेस्ट क्लास कहां पे होगी? HTTP क्लाइंट इसी के अंदर होगी, कॉमन स्लैश HTTP के अंदर, रिक्वेस्ट। अच्छा करेक्ट। HTTP हैंडलर क्लास भी कहां होगी? इसी के अंदर होगी, ओके। HTTP इवेंट क्लास कहां होगी? इसी के अंदर होगी। वाह, कितनी जल्दी एरर चली गई। नहीं, एक रह गई बेचारी, ऑब्जर्वेबल। ये ऑब्जर्वेबल क्लास कहां होती है? ये ऑब्जर्वेबल जो क्लास होती है, एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं एक मिनट के अंदर। हाँ, ऑब्जर्वेबल है ना, इट्स नॉट ए, ऑब्जर्वेबल इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंगुलर, ऑब्जर्वेबल इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिएक्ट, ऑब्जर्वेबल इज जस्ट लाइक ए थर्ड पार्टी पैकेज। एंगुलर, रिएक्ट इनसे भी बाहर का है, कि वो आपको वेब एपीआई कॉल करनी है तो इसकी हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये ओपन सोर्स था, तो एंगुलर ने भी इसको यूज कर लिया। तो इट्स ए थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, ठीक है, जिसका नाम होता है रिएक्टिव एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, इन शॉर्ट RxJS, ओके। reactive extension of JavaScript, remember it's a third party library, it's not a part of Angular। तो ये एंगुलर का पार्ट नहीं होती, ये आप रिएक्ट में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, सब लोग यूज करते हैं इसको, इवन jQuery में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पार्ट होती है ऑब्जर्वेबल क्लास, आपका होता है फ्रॉम RxJS। इन्होंने हेल्प ली, एंगुलर वालों ने RxJS। देखो एंगुलर की चीज होती ना तो @एंगुलर के अंदर होती, इट्स नॉट एंगुलर, ये अलग से है। तो आप ऑब्जर्वेबल, अब ऑब्जर्वेबल लिखते तो पूरी लाइन फट गई है, पूरी लाइन में एरर आ गई, क्योंकि अभी हमने यहां से कुछ भी रिटर्न नहीं किया है और वहां पे हम कह रहे हैं कि रिटर्न करेंगे। तो यहां पे वी विल राइट अवर लॉजिक। ये वाला मेथड हर एक रिक्वेस्ट में कॉल होगा, हर एक रिक्वेस्ट में, जो भी रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन से रेज होगी और जो सर्वर को जाएगी, मतलब वेब एपीआई रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट रेज होगी वो आपको इस वेरिएबल में मिलेगी। आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करके इस वेरिएबल को पास कर दोगे और फिर वो आगे जाके सर्वर, क्या कहते हैं, वेब एपीआई जो सर्वर है जहां पे वेब एपीआई होस्ट कर रखी है, आपकी वेब एपीआई के पास चली जाएगी, ओके। तो इस तरीके से यू विल राइट द इंटरसेप्टर। इसके अंदर कोड कैसे लिखेंगे, बस मैं आपको बताता हूं। अभी देखो, अभी के लिए मैं कोई कोड नहीं लिख रहा, आपको बस एक छोटा सा बता रहा हूं, RETURN नेक्स्ट डॉट हैंडल। मैं क्या कह रहा हूं, जो करंट रिक्वेस्ट आ रही है उसमें बिना मॉडिफिकेशन किए एज इट इज आगे पास। तो ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसकी डजंट मेक एनी सेंस। ये अभी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है इंटरसेप्टर, बस टोल टैक्स लगा हुआ है, गाड़ी ऐसे ही जा रही है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि मैंने कोड ही नहीं लिखा उस चीज का। यू गॉट माय पॉइंट। अब ये मेरे टैक्स पे है, टोल टैक्स के डब्बे लगे हुए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, बस गाड़ी क्रॉस हो रही है। हेलो, हाँ यस सर, करेक्ट। यस करेक्ट। जी सर। अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इसको चेक करने से पहले कि वेदर माय इंटरसेप्टर इज वर्किंग और नॉट, मुझे इसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए मैं रूट मॉड्यूल में आया, मुझे पता था मुझे कैसे रजिस्टर करना है। इट्स ए सर्विस, मैं बहुत चीजों की तरह गया, इंपोर्ट, मैंने अभी सर्विस इंटरसेप्टर बनाया, इंटरसेप्टर इज सर्विस, ओके। तो मैं ओके सर्विस फोल्डर के अंदर गया, सर्विस फोल्डर के अंदर मैंने जाके अपनी इसको क्या कहते हैं, टोकन। हाँ, ये करने से पहले क्लास का नाम लिख दो। ये आपका कहां पे रजिस्टर होगा, दिस पर्टिकुलर सर्विस विल बी एक्सेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, यस और नो। So that's why we are registering in the root module. We can't register on the, ठीक है, component level. यही हमने बोला था। तो आपका यहाँ पे, और दूसरी चीज, इट्स ए स्पेशल सर्विस। तो यहाँ पे प्रोवाइडर्स के अंदर आप यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे डाल दोगे, ना 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 ना, काम ही नहीं करेगी।
बोले मैं हूँ स्पेशल, मुझे चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, मैं ऐसे काम नहीं करूंगी। तो इसको जब आप रजिस्टर करते हो तो उसका सिंटैक्स भी एक स्पेशल है केवल इंटरसेप्टर के लिए। इंटरसेप्टर को अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको, ठीक है, इस तरीके से नहीं करोगे जैसे अभी हमने लिखा, उसका एक अलग सिंटैक्स है। उसके लिए मुझे एक बार मैं गूगल करता हूं, ओके, तो फिर आपको बताता हूं कि कैसे होता है। ओके, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूं। ओके, यहां पे आपको एक स्पेशल सिंटैक्स है केवल इंटरसेप्टर के लिए, नॉर्मल सर्विस के लिए नहीं है। तो अगर आपको लिखना है इंटरसेप्टर रजिस्टर करना है तो आपको उसके लिए यू नीड टू यूज सम सेटिंग्स जो आपको अपने रूट मॉड्यूल में लिखनी पड़ेगी। बस मैं गूगल कर रहा हूँ एक सेकंड कि कैसे लिखते हैं, रादर देन की कॉपी पेस्ट में खुद से लिख देता हूँ, इससे आपको समझ में आए। मिल गई। ओके, तो ये सिंटैक्स अजीब सा है तो आपको गूगल करना तो गूगल कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू राइट प्रोवाइड, आपको यहां बताना पड़ेगा कि मैं जो रजिस्टर कर रहा हूं वो HTTP इंटरसेप्टर्स को कर रहा हूं। तो HTTP इंटरसेप्टर नाम की क्लास नहीं है तो आपको इंपोर्ट कर लो। कहा गया angular/common/http angular यहाँ पे इसके अंदर से आप HTTP इंटरसेप्टर्स, ओके, HTTP इंटरसेप्टर्स मैं गूगल कर लेता हूँ यार यहीं पे, इससे मैं कॉपी पेस्ट कर सकूं। ओके, HTTP इंटरसेप्टर्स इन एंगुलर। ओके, यहां से नहीं उठाते, यहां से उठा लेते हैं। टू ये इंटरसेप्टर आप पढ़ना इसको जरूर आ जाके कि क्या होता है इंटरसेप्टर, व्हाट इज एंगुलर HTTP। ये जब एप्लीकेशन जाती है तो सब उसको बीच में रोकते हैं। दिस इज द सिंटैक्स बेसिकली। ओके, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पूरा एरे, ये जेसन उठा लिया। एक इंटरसेप्टर को रजिस्टर करने के लिए आपको ये सिंटैक्स है, ये ओके, ये वाली क्लास ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ेगी आपको, HTTP इंटरसेप्टर्स ये क्लास, ओके। आपको यहाँ पे प्रोवाइड, मतलब हम क्या बता रहे हैं अपने रूट मॉड्यूल को कि ये जो मैं रजिस्टर कर रहा हूँ इट्स एन इंटरसेप्टर। क्यों? क्योंकि हम एंगुलर को ही बोल रहे हैं कि इसको मैं कॉल नहीं करूंगा, इसको आपको हर एक रिक्वेस्ट में खुद से कॉल करना है। इसलिए हमें अलग से बताने की जरूरत है कि आई एम रजिस्टरिंग इट, ठीक है, एज ए इंटरसेप्टर। वो पूछेगा कौन सा है इंटरसेप्टर, हमने उसे बताया ये टोकन इंटरसेप्टर है जो आपको हर एक रिक्वेस्ट में कॉल करना है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मल्टी में ट्रू ही रहता है और आपको पास करना जरूरी है। ओके, इसका मतलब क्या है कि हर एक रिक्वेस्ट के लिए अपने आप एग्जीक्यूट होगा। अब हम चेक करते हैं कि हमारा इंटरसेप्टर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतने में कुछ डाउट? अभी हमने इंटरसेप्टर के अंदर कुछ नहीं लिखा, केवल आप इंटरसेप्टर बनाया और उसको रजिस्टर किया। बस ये मल्टी का मतलब भी आप आई थिंक एक्सप्लेन करोगे ना, प्रोवाइड यूज क्लास इन मल्टी। हाँ, मैं आपको प्रोवाइड कहने का मतलब इट्स एन इंटरसेप्टर, ठीक है, मैं बताना जरूरी है कौन सा इंटरसेप्टर है। यू नीड टू प्रोवाइड ए नेम। मल्टी, क्योंकि हर एक रिक्वेस्ट के लिए अपने आप एग्जीक्यूट होगा, इसलिए मल्टी इक्वल टू ट्रू वी नीड टू पास। इसमें फॉल्स पास नहीं कर सकते, ट्रू ही पास करो। बस अच्छा, लिखना डिफॉल्ट जरूरी भी नहीं है, नहीं, लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी है। ओके, बस अब हम चेक करते हैं, 9 मिनट हमारे पास टाइम बचा है, इतने में हम एंड कर देंगे मीटिंग अपनी, तो कि कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट, पहले जो टोकन बना हुआ था उसको डिलीट कर देता हूं और आपको एक बस वो दिखाता हूं डेमो इसका। ओके, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटरसेप्टर वाली जो क्लास है ना उसके ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूं। कंट्रोल P, मैंने किस नाम से बनाया, टोकन इंटरसेप्टर.txt, यहां पे, हाँ यहाँ पे देखो मैंने ब्रेक पॉइंट क्यों लगाया, ये आपको दिखाने के लिए कि जब जब वेब एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी तो वो यहां से होके जाएगी। ओके, अब मैं जाता हूं लॉगिन वाले पेज पे और मैं आपको लॉगिन पेज पे मैं जाऊंगा तो लॉगिन पेज पे वेब एपीआई की रिक्वेस्ट है, यस नो। और जब ये पेज लोड होगा, लॉगिन सक्सेसफुल होते तो भी वेब एपीआई की रिक्वेस्ट है, एनजीओ आपने ऑन इनिट पे जो की हुई है, करेक्ट वरुण सर? यस सर। तब भी आपका HTTP इंटरसेप्टर कॉल होना चाहिए अगर हमारी थ्योरी सही है तो, क्योंकि जितनी भी वेब एपीआई रिक्वेस्ट रेज होगी इंटरसेप्टर हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो लेट्स चेक दैट। लॉगिन पेज पे गए और लॉगिन वाले में उस पे भी, ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं। लॉगिन कंपोनेंट ये रहा, लॉगिन कंपोनेंट के डू लॉगिन पे भी मैंने ब्रेक पॉइंट लगा। ओके, अब हम गए
हमने यहाँ पे लिखा विजय राणा 1091@gmail.com, INDIA@123। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया। यहाँ के आने के बाद मेरी, ठीक है, मैंने डेटा क्रिएट किया। डेटा क्रिएट करने के बाद मेरा HTTP पोस्ट मेथड कॉल हुआ। बट एंगुलर नोस यहाँ से वेब एपीआई रिक्वेस्ट रेज हुई है एंड यू हैव इंटरसेप्टर इन योर एप्लीकेशन। तो बोला ऐसे कैसे जाने देंगे, ये एक भैया ब्रेक लेके जाना पड़ेगा। दिस इज योर इंटरसेप्टर। इस रिक्वेस्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन आई है जो आपने वहां से कॉल की है, करेक्ट? हेलो, इतना भी कुछ हमने पढ़ नहीं लिया कि हम बिल्कुल ऐसे शांत हो गए बिल्कुल? ओके, करेक्ट। और देखो इसके बाद है ना, ये दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, वहां पे दोबारा से वेब एपीआई रिक्वेस्ट रेज होगी, तो उसके लिए भी है ना मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं, जिससे हम दोबारा से चेक करें। वहां पे कहा होगी एनजीओ ऑन इनिट पे, करेक्ट? तो एनजीओ ऑन इनिट के ऊपर भी अब ये आगे बढ़ा, एनजीओ ऑन इनिट पे रुका। ओके, क्योंकि दूसरा पेज लोड हुआ। दूसरे पेज के लोड होते ही ये रिक्वेस्ट लेने गए, यहां से HTTP गेट। अब जैसे ही ये वेब एपीआई के पास, रुको रुको रुको, इंटरसेप्टर कहाँ जा रहे हो? तो इंटरसेप्टर के पास रुक के जाना। दिस इज योर इंटरसेप्टर, दिस इज टाइम, दिस इज योर रिक्वेस्ट। आपको इसके अंदर सारे पैरामीटर, सब डेटा सब मिल जाएगा। दिस इज द वेब एपीआई विच यू आर कॉलिंग, करेक्ट? अब यहां से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। अब कुछ भी ऐसी चीज जो हर एक रिक्वेस्ट के लिए मैं करना चाहता हूं, हर एक रिक्वेस्ट में अपेंड ना करके मैं एक कोड यहां पे लिख सकता हूं, छोटा सा। डोंट वरी, लिख नहीं रहे हैं, जिससे आप जाके पढ़ सको, अगली क्लास में लिखेंगे। वैसे है एक लाइन का कोड ही, लेकिन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी विल मॉडिफाई दिस रिक्वेस्ट एंड उस मॉडिफाई रिक्वेस्ट को फिर हम नेक्स्ट डॉट हैंडल को पास करेंगे जो आगे जाए। बस एक चीज आपको बता दें, यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक आपकी रिक्वेस्ट होती है, एक नेक्स्ट होता है। तो अगर आपने नेक्स्ट को किया, तो अगर दूसरा इंटरसेप्टर है उसके पास भी रिक्वेस्ट और नेक्स्ट होगा। तो जो नेक्स्ट में आपने रिक्वेस्ट चेंज करके भेजी है, वो उसके लिए रिक्वेस्ट बनेगी, और उसमें फिर मॉडिफाई करोगे तो फिर वो आगे जाए। अगर नहीं है तो जो आपने आगे भेजी है वो वेब एपीआई हिट हो जाए। होप दिस इज क्लियर, करेक्ट? यस सर। करेक्ट, यस सर। देखो आसान है, लेकिन पढ़ोगे तब। सर आपने जो ये HTTP इंसेप्टर बताया है, ये बेसिकली क्या है कि जितनी भी वेब एपीआई की रिक्वेस्ट होगी वो इससे पास होके जाएंगी, राइट? करेक्ट। इससे परमिशन जाएंगी, ठीक है। और जो टोकन बेस्ड नहीं होंगी वो भी इससे होके जाएंगी, बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी केस में टोकन डिफरेंट होगा तो उसके लिए क्या इसी के अंदर कंडीशन लगेंगी? बिल्कुल। सपोज किसी वेब एपीआई के लिए अगर टोकन डिफरेंट है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेश्चन इज कंप्लीटली वैलिड। लाइक जब हम लॉगिन करेंगे, करेक्ट, उस टाइम तक मेरे पास टोकन नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि मैं तो टोकन लेने जा रहा हूं। तो आई विल राइट ए कंडीशन हियर कि अगर लॉगिन के लिए जा रहा है तो इसके अंदर ही कि तो टोकन अपेंड नहीं करना, लेकिन लॉगिन के अलावा किसी उससे जा रहा है तो टोकन अपेंड करना है। और टोकन की क्या वैल्यू चेक भी कराएंगे वहां पे कि अगर मतलब नहीं, या वो सिर्फ तो यही होगा वैसे कि टोकन होना चाहिए? हाँ, बस ये है कि हमारे एप्लीकेशन में टोकन है तो मतलब वो लॉगिन करके आ रहा है। अगर टोकन नहीं मतलब है तो हम आगे जाने देंगे उसको, अगर टोकन है तो टोकन अपेंड करके भेजेंगे। तो जैसे कल हमने तीन वेब एपीआई यूज की थी, एक सेव की, एक एडिट की और एक डिलीट की। सपोज करो 2 में तो टोकन जनरेट होगा कि मैं सेव करूं तब भी हो, डिलीट हो तब भी हो, एडिट करने दे नॉर्मली, उस केस में कोई टोकन नहीं है, ठीक है। तो डिलीट और सेव के केस में डिफरेंट टोकन एग्जीक्यूट होगा, मतलब डिफरेंट है। तो वो जो लॉजिक लगेगा वो HTTP ये इंटरसेप्टर के अंदर लगेगा, कैसे रहेगा? करेक्ट, वो आप है ना HTTP इंटरसेप्टर के अंदर लगाओगे। देखो आइडियली तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यूजुअली तो लॉगिन के बाद में जितनी भी वेब एपीआई होंगी सब टोकन के बाद ही काम करेगी, अदरवाइज सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि आपको अगर वेब एपीआई किसी और को मिल गई तो देखो ऐसा होगा नहीं, पहली चीज। लेकिन अगर ऐसा है in any scenario, so you will write that logic inside the HTTP interceptor, you will write a if condition. ओके,
जो कि हम लिखेंगे। मतलब हम ये वाली चीज लिखेंगे कि अगर टोकन है तो टोकन अपेंड करो, अगर टोकन नहीं है, क्योंकि किस केस में नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन के केस में नहीं होगा, लॉगिन करने जाएगा तब टोकन नहीं होगा, क्योंकि लॉगिन करने के बाद टोकन मिलेगा और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी लॉगिन नहीं, वो क्या कहते हैं, टोकन नहीं होगा। तो हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि अगर रिक्वेस्ट आपकी यहां से आ रही है, लॉगिन से या रजिस्टर से, तो यू डोंट नीड टू अपेंड द टोकन, बट इफ यू हैव रिक्वेस्ट अपार्ट फ्रॉम दीज टू राउट्स, देन अपेंड द टोकन। तो ये सर हम नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं से आज भी कर सकते हैं अगर आप लोग मतलब जग रहे हो तो। मुझे क्योंकि लग रहा है बहुत सारे लोग का है ना हाँ हूँ भी आना बंद हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और था सर, ये फ्राइडे की क्लास का था, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। फ्राइडे की क्लास में हमने ड्रॉप डाउन बाइंड किया था। करेक्ट। तो उसमें हमने जैसे इंडिया यूएसए आपने टेक्स्ट दिखाया और वैल्यू बाइंड कर दी थी उसकी आईडी। तो क्या हम मल्टीपल वैल्यू भी बाइंड कर सकते हैं वहां पे? मल्टीपल वैल्यू मतलब ये मुझे भी मुझे पूछना है। आईडी भी चाहिए उसके सेलेक्टिंग इंडेक्स पे, और उसकी वो भी चाहिए, क्या बोलते हैं, कोड भी चाहिए सपोज कोई है तो। देखो यूजुअली तो किसी भी लैंग्वेज में वैल्यू के अंदर मतलब आप एक ही चीज बाइंड कर सकते हो, लेकिन ये सिनेरियो अगर आपका है तो मैं वहां चलता हूँ आपके कंपोनेंट के अंदर। मैं कहाँ गया स्टूडेंट कंपोनेंट, 1 मिनट बच रही है, जल्दी से दिख जाओ स्टूडेंट। अरे दिखता भी नहीं है काम के टाइम पे। लेट्स सी वाला था, ओके। यहाँ से भी हमने सर्विस से यहाँ से उठा लिया था डिस्प्ले। तो देखो यहाँ पे अगर आपकी ऐसी चीज है, ये मेरा हीरा, अरे यार क्रिएट वाला था, ऐसा ऐसा, ठीक है। लेट्स से यहाँ से भी मैंने हटा दिया था। एनीवे, तो आपको खुद से एक लॉजिक लगाना पड़ेगा पहले, कि पहले आप क्या करोगे, आईडी प्लस उस वैल्यू को जो आपको एज ए आईडी बाइंड करनी है, उन दोनों को कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा खुद से। हमने मतलब बेसिकली वैल्यू में बाइंड कर सकते हैं तो करेक्ट नहीं, आप नहीं, वैल्यू तो एक ही बाइंड होगी। तो आपने जो जेसन ली थी उसमें सी आईडी और मतलब मुझे एरे में गेट करनी पड़ेगी। करेक्ट, उसमें सी, आप तीसरा कॉलम ले लो, नेक्स्ट सी वैल्यू, उसमें आईडी प्लस ठीक है जो वैल्यू है उसको एक जगह कॉन्केटिनेट करो, उसको एज ए वैल्यू बाइंड करो, और जब आप रिट्रीव करोगे उसको फिर आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, तब आपको दोनों वैल्यू अलग लगेंगे। ठीक है, मतलब कर सकते हैं ना एंगुलर में? हाँ, वो तो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, आपका कस्टम लॉजिक है। आईडी में जरूरी नहीं कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू जाए, कुछ भी, बस वो यूनिक होना चाहिए हर एक वैल्यू। हाँ यूनिक होगा, ठीक है। बस हाँ जी। एंगुलर आसान है कि नहीं है? पर इसके सिंटेक्स डिफरेंट हैं, थोड़े से याद करने पड़ रहे हैं ना अभी बस से ये आपको मैं बताऊं ना, ये आपको एक बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, अगर आप ऐसे देखोगे तो देखने में आसान लगेगी, वरना लिखते ही सब फटेगा, सब आपको एरर ही एरर आएगी। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो डू प्रैक्टिस, क्योंकि मार्केट में डिमांड है अभी। ओके